गुड मॉर्निंग दोस्तों, एसजीबी डिफेंस सर्विसेज एकेडमी के डिजिटल ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रोफेसर गणेश खड़से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कल के लेक्चर में जैसे हमने देखा कि सर इतिहास का एनडीए एग्जामिनेशन में क्या महत्व है, कितने मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे और उनका वो सवाल कहाँ से आएंगे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। बट दोस्तों फिर भी अगर आपको इतिहास कभी भी अगर बोरिंग सब्जेक्ट लगता है तो दिमाग में एक ही लाइन लाना, इतिहास मतलब भारत का इतिहास है, किसी अरे गहरे देश का नहीं। और ये देश महान लोगों का देश है। इस महान देश की महान लोगों की कहानी हमें इतिहास में समझनी है बस, और उन कहानी से कुछ मैसेजेस लेने हैं, और यही है भारत का इतिहास। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पढ़ना क्यों है? महान बनने के लिए। ये सूत्र याद में रखना और बस काम पर लग जाना। पर सर आज का जो हम नया हमारा टॉपिक शुरू करेंगे उसमें मुझे इतिहास क्या है ये समझाना मैं आवश्यक समझता हूं। तो इतिहास किसको कहेंगे? हर घटना जो इतिहास पास्ट में घटी है क्या उसको इतिहास कहा जाएगा? आप में से कई सारे लोग ये आंसर दे सकते हैं कि सर पुराने समय में जो घटना घटी है वो मतलब इतिहास, जो पास्ट में घटता है वो मतलब इतिहास। लेकिन सर मैं सुबह ही ब्रश किया हूं, वो भी तो एक घटना हुई, लेकिन वो घटना भी क्या इतिहास होगी? बिल्कुल नहीं। सर ब्रश ये मैं डेली करता हूं और ब्रश करने का परिणाम क्या होता है? मेरे दांत स्वच्छ हो जाते हैं और उसका बेनिफिट मुझे मिलता है। आपको उससे क्या आपका क्या लेन देन? मतलब कि सर जिस घटना का सिर्फ मेरे जीवन के ऊपर परिणाम होता हो वो घटना इंपॉर्टेंट नहीं है। घटना ऐसी होनी चाहिए जिसका किसी एक पर नहीं, समाज के बड़े भाग पर और बहुत समय तक उसका परिणाम देखने को मिल सकता है। ऐसी घटना मतलब इतिहास। तो इतिहास के ऐसी ही महान घटना जिसका परिणाम एक लंबे समय तक और बहुत बड़े समुदाय पर हमें देखने को मिलता है, उन घटनाओं को कहा जाता है इतिहास। बट दोस्तों इतिहास ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, वैज्ञानिक विषय है। इस वैज्ञानिक विषय को वैज्ञानिक बनाने वाली बातें क्या है ये आज के लेक्चर में हमें समझनी है। इतिहास मतलब एक कोई कहानी नहीं है कि सर बता दिए और हो गया इतिहास। कहानी नहीं है। ऐसी तो कहानियां कई पिक्चरों में आप देखते होंगे। आजकल बहुत सारी मूवीज आ रही है इतिहास के आधार पर, लेकिन क्या सर वो मूवी में जैसे दिखाया है क्या वो इतिहास है? बिल्कुल नहीं। इतिहास के लिए कुछ चीजें आवश्यक होती है, और वो चीजें अगर इतिहास की कहानी में डाल दी आपने तो वो इतिहास एक वैज्ञानिक विषय बन जाता है। और वो इतिहास को वैज्ञानिक विषय बनाने वाली जो चीजें हम वहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर मिलाएंगे, उन्हीं चीजों को आज के लेक्चर में हमें समझना है। तो टेंशन नहीं लेना है इसके जैसा। मैं हूं ना, टेंशन मत लो, इस टेंशन को मैं रिलीज कर दूंगा। देखो इतिहास क्या है? तो मानवीय विकास का एक क्रम है, मानवीय विकास की एक कहानी है। कहां से? तो हमारा आदि मानव जो है इस प्रकार का था, इस प्रकार का था। कहते हैं ना हमारे पूर्वज बंदर थे, ये इवोल्यूशन की थ्योरी बताती है, वो बंदर थे। ठीक है, इसके हमें कई सारे प्रमाण भी मिले हैं कि सर पहले आदमी ऐसा था, बाद में डेवलप होकर आज वो इस स्थिति में है। जिस प्रकार से आज हम खड़े रहते हैं ये इस प्रकार के आज हमें देखने को मिलता है इंसान। पहले इंसान ऐसा था जंगल में, आदि मानव वन मानुष जैसा, लेकिन आज ये देखो सूट बूट काला चश्मा पहन के, ठीक है, और अच्छे से स्माइल दे रहा है। यह है परिवर्तन। और यह परिवर्तन एक रात में नहीं आया दोस्तों। इस परिवर्तन के पीछे कई सारी विशेष घटनाएं हैं, और इस घटनाओं का परिणाम इस पृथ्वी के सारे मानव जाति पर आपको देखने को मिलता है। कोई एक व्यक्ति प्रभावित हो रहा है हुआ है क्या? नहीं, सारी मानव जात। इसीलिए यह घटना इंपॉर्टेंस है, और यही हमें इतिहास, क्रमिक विकास का जो इतिहास है यह हमें इतिहास में समझना है। ठीक है, पर सर फिर से सवाल वही उठता है, इतिहास मतलब क्या? तो एक नाम शायद आपने सुना होगा, हेरोडोटस। सुने हो? 8वीं 9वीं 10वीं की जो इतिहास की किताब है ना, उसको अगर ढंग से पढ़े होंगे तो इतिहास आपको मालूम होगा ये इतिहास में इसका महत्व क्या है। हेरोडोटस। दोस्तों नहीं मालूम है, कोई टेंशन की बात नहीं, मैं हूं ना। दोस्तों देखो हेरोडोटस आज से लगभग 2500 साल पहले यूरोप में दो सिटीज थी, एक थी एथेंस और दूसरी थी स्पार्टा। और दोनों शहर आपस में बहुत झगड़ रहे थे। इनके सैनिक बहुत मारापीटी हुई, और इस मारापीटी की घटना का ये व्यक्ति जो है इसका इतिहास लिखना चाहता है। द हिस्टोरी का इसकी एक किताब है, उस किताब में उसने इन दोनों के झगड़े की कहानी लिखी है। क्या बता रहा हूं मैं? कहानी। लेकिन सर सिर्फ कहानी नहीं, उसके लिए उसने कंक्लूजन भी दिया कि क्यों क्या क्या उसने ये जो झगड़ने वाले में से एथेंस के लोग थे उन लोगों का इंटरव्यू लिया, उनका मत जान लिया, और स्पार्टा में भी गया, वहां के भी लोगों के ओपिनियन लिए, और वो क्यों झगड़ रहे उनके भी ओपिनियन लिया। अब सर दोनों अपनी अपनी बाजू रख रहे थे। हेरोडोटस कंफ्यूज था,
इसीलिए दोनों के ओपिनियन लेने के बाद में उसको जो सही लगा वो उसने कंक्लूजन में लिख दिया। कंक्लूजन मतलब क्या? तो सर निष्कर्ष, अंतिमता मेरे हाथ में क्या आया, क्या मैं समझ पाया हूं, क्यों ये लोग झगड़ रहे। तो इसने क्या किया, इनके मत लिए और कंक्लूजन दिया। ये हिस्ट्री लिखने की शुरुआत है, ये कंप्लीट हिस्ट्री नहीं है। ये सर दोनों मत को जान लिया और कंक्लूजन पर पहुंच लिए, ये कंप्लीट हिस्ट्री नहीं है। कंप्लीट हिस्ट्री के लिए और एक स्टेप जाना आवश्यक है। लेकिन कुछ भी हो, बंदे ने एक काम तो किया है, शुरुआत तो की है, और इसी का क्रेडिट इसको दिया जाता है। इसको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को। बट हेरोडोटस के जाने के बाद 200 साल के बाद एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है थ्यूसिडिडिस। उसी भूमि से, यूरोप की उसी भूमि से ये थ्यूसिडिडिस आया। उसने कहा कि सर जो इतिहास का पिता है हेरोडोटस, उसने तो एक कहानी बताई और उसको एक कंक्लूजन दिया, बट वो कहानी अनकंप्लीट है और साइंटिफिक नहीं है। लोगों ने पूछा क्यों? क्योंकि बोले उसने उन लोगों के ओपिनियंस लिए जो घटना में इन्वॉल्व थे, शामिल थे। अब सर कोई भी एथेंस और स्पार्टा का व्यक्ति अपनी गलती बताएगा क्या? हाँ हमने ही गलती की है करके, हमारी चूक है करके? नहीं बताएगा, वो तो अपनी अपनी साइड रखेंगे ही। पर सर थ्यूसिडिडिस का मानना है कि सर घटना में शामिल नहीं, घटना को निरपेक्ष दृष्टिकोण से देखने वाले तीसरे व्यक्ति की भी ओपिनियंस आपने लेनी चाहिए। जैसे कि आपने कई सारे झगड़े स्कूल में किए होंगे, किए क्या? हाँ किए तो होंगे, नहीं किए होंगे लेकिन देखे तो जरूर होंगे, बिल्कुल देखे होंगे। पर सर क्या होता है ना, दो व्यक्ति आपके क्लास के, दो बॉयज आपस में झगड़ रहे, दोनों का झगड़ा गया ऑफिस में। अब प्रिंसिपल सर ने क्या किया, इसके भी मत को जान लिया, इसके भी मत को जान लिया, और जानने के बाद किसी एक व्यक्ति को पनिशमेंट कर दिया। यही काम सेम हेरोडोटस ने किया है। बट इस बात को थ्यूसिडिडिस क्रॉस करता है, ये कंप्लीट हिस्ट्री नहीं है बोलता। वो क्या कहता है कि सर वो दो व्यक्ति को जान दो जो झगड़े में शामिल थे, इन्वॉल्व थे, कोई तीसरा व्यक्ति क्लास में से पकड़ो जिसका इस घटना से कोई लेन देन नहीं, और ना ही दो स्टूडेंट्स जो इन्वॉल्व थे उनसे कोई लेन देन, बिल्कुल निरपेक्ष, लेकिन जिसने घटना देखी हो वो बताएगा सच्चाई में कि गलती किसकी है। साथ ही साथ इसको और प्रमाणित अगर आपको करना है तो क्लास में अगर कोई सीसीटीवी लगाए तो उससे देखो कि झगड़े की शुरुआत कैसे हुई है। या फिर तीसरा अगर और एविडेंस चाहिए तो मान के चलते उसी क्लास में से एक आध बच्चे को रोज की डायरी लिखने की आदत है, तो उसने लिखा कि सर आज राम और शाम का झगड़ा हुआ क्लास में, और वो झगड़ा क्यों हुआ, तो उसकी डायरी भी एक प्रकार का सोर्स है आपको फाइनल ट्रुथ तक पहुंचाने के लिए। तो हर वो चीज जो आपको अंतिम सत्य तक पहुंचाती है वो इतिहास के लिए काम की है। और ऐसी ही चीजों को एविडेंस कहा जाता है, सोर्स कहा जाता है, साधन कहा जाता है। काय का? तो सत्य तक पहुंचने का। इतिहास एक कहानी है, लेकिन सच्ची कहानी है ये हमें समझना है, और वो सच्ची कहानी अगर जाननी है तो थ्यूसिडिडिस का जो महत्व है वो बड़ा इंपॉर्टेंस है। थ्यूसिडिडिस का जो ओपिनियन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। थ्यूसिडिडिस ने कहा कि सर इतिहास को साइंटिफिक सब्जेक्ट अगर बनाना है तो उसमें एविडेंसेस होने ही चाहिए, और एविडेंसेस देने की जो बात थ्यूसिडिडिस ने की इसको क्रेडिट मिला, और इसको क्या कहा गया है? फादर ऑफ साइंटिफिक हिस्ट्री। एविडेंस का इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है, और वो साधन, वो स्रोत और वो एविडेंस, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, और उसके बाद हम फाइनल ट्रुथ तक पहुंच सकते हैं। तो ये हुआ शुरुआत। अब दोस्तों इतिहास के सच तक पहुंचने के साधन क्या है, कैसे हम इसके फाइनल ट्रुथ तक पहुंच सकते हैं? तो 6 प्रकार के एविडेंसेस है। कौन से? पिक्टोग्राफिक सोर्सेस या फिर एविडेंस, न्यूमिस्मेटिक सोर्स, लिटरेरी सोर्स, आर्कियोलॉजिकल सोर्स, ऑडियो विजुअल सोर्स या फिर ओरल सोर्स। ये क्या होता है? टेंशन मत लो, मैं बताता हूं एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है, एक एक करके समझेंगे। तो पिक्टोग्राफिक सोर्स, दोस्तों ये देखो चित्र, यहां पर आपको दिखने को एक व्यक्ति बैठा है राज सिंहासन पर, इसका मतलब है कि ये राजा है, और इसके सामने ताजमहल है। अब ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने, बिल्कुल शाहजहां ने बनवाया है। इसका मतलब अगर इस चित्र में, ये इतिहास का चित्र है, अब ये कब का पीरियड है, कब क्या चित्र बनाया है तो ये हमें मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर बता सकते हैं कि यहाँ पर ताजमहल दिखा है तो ताजमहल बनने के बाद का ये चित्र है, इतना तो बता सकते हैं। और सर इतना भी बता सकते हैं कि ये जो डेकोरेशन है, ये जो चेयर है, और ये जिस प्रकार से ये व्यक्ति बैठा है, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई तो भी राजा है, बराबर है। और साथ ही साथ ये भी बता सकता हूँ ताजमहल कहाँ पे है बेटा? आगरा में, तो ये भी चित्र कहाँ पर बना होगा? आगरा में। ये कुछ चीजें, अब ये पिक्चर बोल नहीं रही है, इस पिक्चर से हम चीजें समझ ले रहे हैं, ठीक है। और इस प्रकार के चित्र इतिहास में बहुत सारे मिलते हैं,
बहुत सारे चित्र मिलते हैं जो हमें उस पीरियड के बारे में जानकारी देते हैं। तो राजा कैसे दिखता था, वो कैसे कपड़े पहनता था, कैसे उसका दरबार रखता था, ये सारी जानकारी हमें चित्रों के आधार से पता चलती है। आज आपको डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, गांधी जी, इनके अगर चित्र मिल गए तो आप बता सकते हैं ना कि वो कैसे दिखते थे। तो उनकी छवि हमें पिक्चरों से पता चलती है। तो पिक्चर भी एक प्रकार का साधन ही हुआ। दूसरा साधन न्यूमिस्मेटिक। तो सर कई सारे पुराने कॉइन्स हैं, सोने के, चांदी के, कॉपर के, लीड के, कई सारे मेटालिक कॉइन्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये कॉइन्स भी बोलते हैं। जैसे कि आज आपकी 10 रुपए की नोट, 20 रुपए की नोट, इन नोटों पर कई सारे चित्र हैं। 1 रुपए का सिक्का अगर आपने देखा होगा पहले वाला, तो उसके ऊपर आपको चित्र दिखाया जाता है कनिष्क का। और वो कनिष्क का चित्र इस बात का सिंबल है कि ये एक एग्रीकल्चरल नेशन है, ये कृषि से जुड़ा हुआ देश है। तो सिक्कों से देश की छवि पता चलती है, देश की आइडियोलॉजी पता चलती है। आज हमारे जो 2016 के बाद में जो नई करेंसी आई है, उसके ऊपर काय के कौन सी नोट पे कौन सा चित्र दिया है, ये आपका होमवर्क है। बच्चों देखना कौन सी नोट पर कौन सा चित्र दिया है। कई सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के चित्र आपको देखने को मिलेंगे। जो 20,000 की नोट है, 2000 की नोट है, उसके ऊपर आपको मंगलयान का चित्र दिखेगा। इसका मतलब है कि वो हमारी साइंटिफिक अचीवमेंट है। और हमारी जो 10 रुपए की नोट है, 20 रुपए की नोट है, 50 रुपए की नोट है, 100 रुपए की नोट है, 200 रुपए की और 500 की नोट, इसके ऊपर आपको हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स दिखते हैं। तो वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हमारे वैभवशाली इतिहास की पहचान हमें देते हैं। तो कुछ भी हो, इंपॉर्टेंस उस पीरियड में किस बात को दिया जाता है, ये हमें यहाँ से पता चलता है। ये कॉइन है गुप्ता पीरियड का, इसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, इसलिए अश्व का चित्र। ये कॉइन है उसी पीरियड का। अब सर महिलाओं को रानी का चित्र है, तो रानी का भी स्टेटस राजा के इक्वल में था, ये यहाँ से पता चलता है। सिक्के बोलते हैं, सिक्का कैसे बनता है? मेटल से। मेटल को उबालना पड़ता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए कि नहीं आपको? तो सर इसके पीछे कॉइन बनाने के लिए आपको मेटलर्जी का भी नॉलेज होना चाहिए। तो कॉइन दिख रहा है, इसका मतलब मेटलर्जी है। साथ ही साथ अगर एक राजा ने गोल्ड के सबसे ज्यादा कॉइन्स यूज किए हैं, तो उससे क्या पता चलेगा? राजा अमीर है। अगर मान के चलते लोहे के कॉइन बनाए, तो क्या कहोगे? कंगाल है राजा। सिंपल। ये भी कई सारे कॉइन्स की जानकारी हमें से यहाँ से मिलती है। तो कॉइन्स के सोर्स को न्यूमिस्मेटिक सोर्स कहा जाता है। अब ये अद्भुत कहानी है लिटरेरी सोर्स की। जब से लोगों को पढ़ना लिखना आ गया, लोगों ने कागजों पर, पत्थरों पर, पत्रों जो लीव्स होते हैं ना पेड़ के, उसके ऊपर या फिर कॉपर प्लेट्स पर, ऐसे कई चीजें जगह पर उन्होंने लिखा है। आप भी तो लिखते होंगे। आपने 10वीं के स्कूल के आपके जो बेंचेस है, दीवारें हैं, वो भी खराब की होंगी। अब सर वहां पे लिख दिया है आपने, सर दिस एंड दैट। कई लोगों के कनेक्शन आप जोड़ते हो एक दूसरे से, कई सारे दीवारों पर कि सर हमारी कहानी है, इसको लिख देना है। अब मिटना ही नहीं चाहिए। आपने पेड़ भी नहीं छोड़े, पेड़ के ऊपर भी आप लिख देते हो, मिटना ही नहीं चाहिए सर अमर कहानी। अब ऐसी कहानियों को आप रंगा के वहां पर चिपका देते हो, और शॉर्पनर, आपका जो कंपोस्ट पेटी के जो चीजें, वो इंस्ट्रूमेंट यूज करके आप वहां पे कई सारे चित्र और नाम लिख देते हो किसी के। अब सर वो भी क्या हुआ? लिखा है ना, वो लिटरेरी सोर्स है। अब मान के चलते 9 के जो बच्चे अब 10 क्लास में आएंगे, तो उनको पता चलेगा कि उनके सीनियर्स ने क्या क्या कांड किए करके, किस किस के नाम लिखे करके। अब उनको भी वो जानकारी पता चलेगी, चलने दो, कोई बात नहीं। लेकिन सर आप एक एविडेंस पीछे छोड़ के गए हो। क्या कहा कि सर आपने जैसे आपके ग्रुप के नाम लिखे, तो वो बच्चे कौन सी क्लास में किस साल में पढ़े थे, वो आने वाली पीढ़ी को वहां से पता चलेगा। बट सर ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी स्कूल की प्रॉपर्टी है, वो गलत बात है। बट सर ये लोग समझदार थे, हमसे भी आगे। इन्होंने पत्र लिखे हैं, किताबें लिखी है। ये अशोक का शिलालेख है। उसने पत्थरों पर लोगों को आदेश दिया है कि क्या करना है क्या नहीं करना। इसी बात से तो अशोक महान बनाए सर। यह है अशोक के शिलालेख। लेकिन इसको पढ़ने आता है क्या आपको? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट हमें भारतीय लोगों को बहुत दिनों तक पता ही नहीं था कि ये क्या है करके। हम ऐसे ही रख दिए उसको। बाद में इसको पढ़ने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और अशोक की महानता हमें इस बात से पता चली। ये किसका लेटर है? ये छत्रपति शिवाजी महाराज का लेटर है। लेकिन आप पढ़ सकते हो क्या इसको? नहीं, क्योंकि उनके द्वारा जो स्क्रिप्ट यूज की गई वो थी मोडी स्क्रिप्ट, जो कि आज हम नहीं समझ सकते। ठीक है, लेकिन इसको भी पढ़ने वाले कुछ विद्वान लोग हैं, इसको भी पढ़ने वाले कुछ विद्वान लोग हैं, और उनके पढ़े द्वारा उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया कि क्या बताते हैं शिवाजी महाराज, क्या बताता है अशोक। ये महान लोगों की जानकारी हमें उनके सोर्सेस के आधार से पता चलती है। ये हुआ लिटरेरी सोर्स। तो सर लिखी हुई चीज मतलब लिटरेरी सोर्स। ये हुआ आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो पुरानी चीजें एक्सकावेशन से बाहर निकाली जाती है, जो कि मिट्टी के अंदर ढकी होती है, उनको साइंटिफिक तरीके से बाहर निकाला जाता है और पता किया जाता है कि उन लोगों ने कैसे साधन, कैसे उपकरण यूज किए, कौन सी वस्तुएं इस्तेमाल की। ये हुए आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। दोस्तों ये देखो, इस प्रकार से चित्र है।
ये इस प्रकार से मट्टी के नीचे हुए दबी चीज़ों को हमने बाहर निकाला है। ये हड़प्पन पीरियड की एक डांसिंग गर्ल है, ये प्रीस्ट है, ये सील है, ये बट्टी के अंदर दबी थी, इसको हमने बाहर निकाला। वो लोग कैसे दिखते थे, कैसे रहते थे, क्या उनके लिए इंपॉर्टेंस था, ये सारी जानकारी हमें यहाँ के आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिलती है। अब हुए ऑडियो विजुअल सोर्स। टीवी देखते होंगे ना, या फिर मोबाइल तो यूज ही करते होंगे। बिल्कुल, आप जिस प्रकार से मुझे देख रहे हो, आपको आज पता चला कि सर मैं कैसे दिखता हूँ, या फिर मैं किस प्रकार से बोलता हूँ, मैं किस प्रकार से पढ़ाता हूँ, मेरा आवाज़ कैसा है, या फिर मेरा विषय का ज्ञान कितना है। ये सारी चीज़ें आज आप घर बैठे देख रहे हो। इसका मतलब है कि आप मुझे देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। तो ऑडियो और विजुअल एक प्रकार का एक सोर्स हुआ। मान के चलते कि 100 साल के बाद मेरी मृत्यु हो गई और कोई एक बंदा मेरे बारे में जानना चाहता है, और मेरे ये लेक्चर्स अगर उसको मिल गए तो वो बता कर पाएगा है ना कि गणेश सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते थे, कैसे पढ़ाते थे, कैसे दिखते थे, कहाँ सिखाते थे, किन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया और कौन से साल में पढ़ाया। ये सारी जानकारी मिलेगी ना। ठीक इसी प्रकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के भी स्पीचेस आज आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे, और ये भी आपका एक होमवर्क ही है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के यूट्यूब पर जो भी BBC ने उनकी एक इंटरव्यू लिखी है, उस इंटरव्यू को आपको समझना है और उस वीडियो को आपको देखना है। ये आपका टास्क रहेगा दोस्तों, वो आपको करना है। तो उनका बाबा साहब कैसे दिखते थे, मैंने तो नहीं देखा उनको, लेकिन वो कैसे दिखते थे, क्या बोलते थे, उनका विषय का ज्ञान क्या था, वो मुझे उनके क्लिप से पता चलता है। तो वो हुए ऑडियो विजुअल सोर्स दोस्तों। और एक प्रकार का सोर्स होता है ओरल सोर्स। कहानी सुने होंगे ना दादा परदादा से, दादी से। तो वो क्या होती है, कुछ कोई लिखी चीज़ नहीं होती। तो हमारे दादा परदादा हमें गांव की पुरानी कहानी बताते हैं, शिवाजी महाराज की पुरानी कहानी बताते हैं, महाराणा प्रताप की पुरानी कहानी बताते हैं, अकबर और बिरबल की कहानियाँ बताते हैं। ये कहानियाँ क्या है, ओरल ट्रेडिशन से। मैं मेरे बेटे को बताऊंगा, मेरा बेटा उसके बेटे को बताऊंगा, इस ट्रेडिशन से वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे आता है। इसी को ओरल सोर्स कहा जाता है। उसमें तथ्य कम होता है लेकिन होता जरूर है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये जो सोर्स है, इस सोर्स के आधार पर इतिहास की कहानी के सच्चाई तक हम पहुंच सकते हैं, और ये सोर्स ही इस सब्जेक्ट को एक साइंटिफिक स्वरूप प्रदान करते हैं। साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी नहीं, ये भी सब्जेक्ट एक साइंस ही है। क्यों? क्योंकि सच्चाई तक पहुंचना हर सब्जेक्ट का काम है, और यही तो हम इतिहास में भी कर रहे हैं। ये भी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट को साइंस बनाने वाली, साइंटिफिक स्वरूप प्रदान करने वाली चीज़ है उसके सोर्सेस। पिक्टोग्राफिक, न्यूमेस्मेटिक, आर्कियोलॉजिकल, लिटरेरी, और उसके बाद ऑडियो विजुअल और ओरल सोर्स। इस प्रकार के सोर्सेस को हमने समझना, और इसी प्रकार के सोर्सेस की हमें इतिहास को समझने में मदद होगी। तो दोस्तों आज के लेक्चर को यही स्टॉप करते हैं, मिलते हैं कल। थैंक यू।